हेलो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय जो कि ये क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है और आप लोग क्लास ट्वेल्थ यानी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल। और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं यानी मेहनत कर रहे हैं। ओके। और जैसा कि फिजिक्स में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बच्चों रेखीय आवर्धन के बारे में, यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे और जानकारी करेंगे कि आपका रेखीय आवर्धन होता क्या है और इसका निगमन कैसे, यानी कि रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, इसके बारे में आपको क्लियर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, जिससे आपको पूरा कंप्लीट एक एक चीजें क्लियर हो जाएगा कि आपका रेखीय आवर्धन क्या होता है और रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके। तो आइए जानते हैं बेटा कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गोलीय दर्पण द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेखीय आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा, क्योंकि हम लोग जो दर्पण लेते हैं वो आपका गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण यानी एक आपका अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है आप लोग जानते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे बेटा कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई। आई मतलब क्या होता है, इमेज होता है। जैसे अगर आप लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, आई मतलब क्या होता है, इमेज होता है। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुपात दिया है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं यानी डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेखीय आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी I/O, जो कि आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, आइए आगे हम लोग जानकारी करेंगे कि रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। रेखीय आवर्धन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके थे। अब इसके बारे में जानते हैं रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। किसके द्वारा हम लोग सीखेंगे बेटा, अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ से एक हम लोग मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। यहाँ पे आपका ध्रुव होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, यहाँ आपका फोकस हो जाएगा और इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो कि आप यहाँ पे अवतल दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन की सूत्र का निगमन करने चल रहे हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग एक वस्तु को यहाँ पे रख लेते हैं, यानी एक कोई वस्तु है जो कि आपका ए है और बी है। ठीक है, एक वस्तु को हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इस वस्तु से आपका रे यानी किरण आरोपित करते हैं, जाती कहाँ पे, अवतल दर्पण पे। ठीक है, मान लेते हैं एक किरण आपकी जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रे का कंडीशन क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि वो क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, क्योंकि आप पहले से जान चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। एक रे को हम लोग भेज देते हैं ध्रुव से यानी कि पोल से। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं ध्रुव से, तो ध्रुव से जाने वाली रे क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि समान कोण पे। ठीक है, यानी ध्रुव से जाने वाली जो रे होती है परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होती है, समान कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और एक रे को हम लोग भेज देते हैं कहां से, आप लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देते हैं एक रे को। अब ये तीनों आपकी रे कहां से मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, जो कि आपका बन जाएगा इमेज। ठीक है, ये आपका ए डैश बी डैश आपका इमेज बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ये चीजें तो हमने क्लियर कर दिया। ठीक, और जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कि वस्तु जो रखी जाती है ध्रुव से, उसकी जो दूरी होती है यहां से यहां तक, उसकी दूरी क्या होती है, ये होती है स्मॉल यू होती है। ठीक, तो यहाँ पे और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, वस्तु की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई मान लेते हैं h1 मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम लोग h1 मान लेते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें आपका है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो आपका फोकस है, ठीक है, पोल से उसकी जो दूरी है क्या मान लेते हैं, स्मॉल एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ। और जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, स्मॉल भी हो जाएगी, ठीक। ये सारा चीज हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक। ओके, अब देखिए सूत्र का निगमन हम लोग करने चल रहे हैं, जिसमें से दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। एक त्रिभुज आपका ये ले लेते हैं और दूसरा वाला त्रिभुज हम लोग लेते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज। यहां से आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक आपका बड़ा वाला त्रिभुज, एक आपको त्रिभुज ये वाला लेते हैं। अब दोनों त्रिभुज के कंडीशन में अगर देखेंगे तो ये वाला कोण आपका इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से आप लोग जान चुके हैं। तो त्रिभुज अगर हम लोग ले लेते हैं ए पी बी, ठीक, त्रिभुज लेते हैं ए पी बी। चलो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी कि ए डैश पी बी डैश ले लेते हैं, यानी त्रिभुज ले लेंगे ए डैश पी बी डैश, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाएगा तो आप जान सकते हैं कि ये कोण बराबर क्या होगा, ये कोण। तो पहले इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी ए पी बी डैश, यानी कोण हमारा क्या रहेगा, ए पी बी डैश इक्वल टू कोण हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा ए पी बी, ए पी बी। बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम लोग, ए पी बी ये कोण आपको हो जाएगा। दूसरा कोण अगर हम लोग समझेंगे बच्चों कि यहाँ पर ए बी डैश पी, ठीक है, दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश उसके बाद आपका बी डैश एंड पी इक्वल टू क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ए बी एंड पी, यानी कोण हमारा रहेगा ए बी एंड क्या रहेगा पी, और ये दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दो कोण ऑलरेडी हम लोग बराबर कर चुके दोनों त्रिभुज में बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग दो कोण बराबर कर देते हैं तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कह सकते हैं। तो त्रिभुज हमारा ए पी बी क्या रहेगा आपका, ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज किसके, ए डैश पी बी डैश, ठीक है। और समरूप की क्या कंडीशन होती है, समरूप की कंडीशन होती है कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बच्चों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें से अगर हम लोग भुजा ये ले लेते हैं ए डैश बी डैश, यानी भुजा अगर ले लेते हैं ए डैश बी डैश, और इसमें कौन सा भुजा लेना पड़ेगा, ए बी लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका संगत भुजा यानी ए डैश बी डैश का संगत भुजा क्या होगा बच्चों, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। अब देखिए हम लोग ले चुके, अब इसमें भुजा हम लोग क्या ले लेते हैं, पी बी डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, पी बी डैश। इसमें हम लोग ले लेंगे पी बी डैश, और इसका जो भुजा होगा बच्चों पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक। ये हमने समरूप के कंडीशन से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए सभी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, जो कि आपका H1 है, H2 है, U है, V है, F है, जो भी है वैल्यू सारी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं दिस, यानी जो आपका दिया गया, ठीक है। ए डैश बी डैश अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए डैश बी डैश हमारा क्या है, H2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, चिन्ह परपाटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो नीचे बन रहा है। तो नीचे बनने का मतलब चिन्ह परपाटी के अनुसार इसको हम लोग क्या लेते हैं, माइनस यानी कि निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का H2 आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या रहेगा, ए बी, सीधा H1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। और पी बी डैश की अगर हम बात करते हैं तो पी बी डैश जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक भी है, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर चिन्ह परपाटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझेंगे, जो आपका दर्पण होता है, दर्पण से बाएं पक्ष में सब क्या होते हैं, निगेटिव के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का भी ले लेंगे, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, पीवी। तो पीवी हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी होती है, यानी कि हमारा हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, वो भी आपका माइनस कर लिया जाएगा, सॉरी, ठीक है। क्या लिया जाएगा, माइनस, क्योंकि आपका दर्पण से इधर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, ठीक। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। और एक चीज और है, हम लोग इसको एक चीज हम लोग देखे हैं कि वहां पे आपका स्मॉल m जो था वो क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, H2 है,
और बटे हमारा H1। इसको अगर समीकरण नंबर 1 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम लोग चेक करें देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल m बराबर H2 बटे H1 है और यहाँ पे H2 बटे H1 बराबर ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग कन्वर्ट करके तब समीकरण मानेंगे तो बेटर रहेगा काफी, यानी कि यहाँ पर H2 बटे H1 इक्वल टू जो है माइनस का v अपान u के फॉर्म में लिख लेते हैं, तब समीकरण नंबर आप मानते हैं 1। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरणों को अगर हम लोग ले लेंगे तो m का मान ये है और H2 अपान H1 का मान ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो m बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल m बराबर H2 बटे H1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का v अपान u हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का v अपान u। ये आपका क्या है रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अवतल दर्पण के लिए जान चुके हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग इस वीडियो में आगे देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट वीडियो आता रहेगा, जिससे आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।